हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसमें हम सब चैप्टर 2 सॉल्यूशन के बारे में बात की है, जिसमें आप सबको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और न्यूमेरिकल मिल जाएगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो उस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि उस चैप्टर से आपको 10-12 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए आइए हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन क्या होता है? विद्युत का मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी। रसायन का मतलब आपको पता ही है, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन का, रसायन विज्ञान, सॉरी, ठीक है। तो जो हमारा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। मतलब रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और उसके रूपांतरण तथा उनके मध्य जो संबंध का हम सब अध्ययन करते हैं, अध्ययन यानी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम सब? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन कहलाती है। जैसे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण आप सब देख सकते हो। तो इसका क्या करो, आप सब वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका बोर्ड एग्जाम फरवरी में है, चाहे वो कोई भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। तो आप सबके लिए एक बिग सरप्राइज है, वो वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना और नोट्स को कंप्लीट करते रहना, कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके बाद हमारा है विद्युत चालक। अब विद्युत चालक क्या होता है हमारा? मतलब वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। विद्युत चालक मतलब जो विद्युत है हमारा, वो क्या करता है? चलता है। चालक का मतलब चलना, ऐसे ही पता चल रहा है। विद्युत का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, वो चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम सब? विद्युत चालक। अपने भाषा में बना सकते हो। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत चालक। जैसे धातुएं, विद्युत अपघट्य के विलयन आदि। अब कुचालक क्या होता है? जैसे आपने सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ा होगा बचपन में या क्लास 6-7 में था। सुचालक उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, उसको सुचालक बोलते हैं, जैसे लोहा, धातु इत्यादि जो भी होगा। और कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। एग्जाम्पल में लकड़ी, रबड़, जो भी आप कह सकते हो, रबड़, कांच, शुद्ध जल आदि। नोट करो, आगे चलते हैं हम सब। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहा जाता है, तो इसको स्किप करो। विद्युत अपघट्यों के प्रकार। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। अब प्रबल का मतलब जो ज़्यादा प्रबल होगा, मतलब जिसमें ज़्यादा शक्ति होगा, ठीक है। तो जल में जो पूर्ण रूप से घुल जाता है, जल है हमारा, और जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? जब घुल जाता है, मतलब 100% आयनित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगर इसके जगह पे दुर्बल विद्युत अपघट्य रहेगा तो उसको क्या कहोगे? जो जल में पूर्ण रूप से घुल नहीं रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य का 3 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सभी लवण। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टा होते हैं, या आर्हेनियस के नियम के अनुसार जिसमें H+ आयन होता है, उसको अम्ल कहते हैं। और प्रबल क्षार किसको बोलते हैं? जो जिसका स्वाद थोड़ा सा खारा टाइप का होता है, उसको क्षार बोलते हैं। या आर्हेनियस के नियम के अनुसार जो आयनित होकर OH- देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम सब? क्षार। और लवण का मतलब नमक, ऐसे आप सब समझ ही रहे हो, इतने तो तेजु खां हो ही। चलो ठीक है। अब प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल HCl, H2, SO4, HNO3। और प्रबल क्षार, सबसे प्रबल क्षार क्या है? NaOH। इसके बाद हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसके बाद सभी लवण NaCl, नमक का फार्मूला है KCl, CH3, COONA आदि। इसको नोट करो। फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पर स्टार आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में जिसके आने के चांस एकदम 100% फिक्स है। अगर आप सबका प्री बोर्ड अभी स्टार्ट हो गया या जनवरी में स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो आप जब पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोट्स बनाते चलो। दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जो वीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो जल में गूढ़ रूप से, मतलब बहुत कम आयनित होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दुर्बल। जैसे मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। और दुर्बल अम्ल क्या है? H2CO3, CH3
COOH। और ध्रुवल क्षार क्या है, याद रखना, NaH4OH। जैसे आपका वाइवा भी हो सकता है, तो वाइवा में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, ऐसे पूछ सकते हैं ध्रुवल अम्ल बताओ, कोई 2 ध्रुवल क्षार का नाम बताओ, प्रबल अम्ल बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके वाइवा में, तो उसके लिए भी बेटर रहेगा। विद्युत चालक के प्रकार, विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। चलो ठीक है, पहला है हमारा धात्विक चालक और दूसरा है हमारा विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक क्या होता है, धात्विक मतलब धातु से ऐसे ही पता चल रहा है, धातु, सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर। धात्विक चालक क्या होता है, मतलब जो जिसमें धातुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहला हेडिंग नोट करो। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करते हैं, ठीक है, W, वही हमारा धातुओं का विद्युत चालक कहलाता है। विद्युत चालक का मतलब अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े, विद्युत मतलब कोई भी पदार्थ में जब विद्युत प्रवाह होती है तो उसको बोलते हैं विद्युत का चालक। और ये क्या है हमारा धात्विक चालक, मतलब धातु एक स्थान, मतलब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा धातुएं, मतलब धात्विक चालक कहलाता है। एग्जाम्पल में Cu, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख सकते हो अभी, Cu कॉपर, Ag चांदी, Au सोना, फेरस, एल्यूमिनियम, ETC, ठीक है, या फिर लोहा होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब नोट करके कुछ ध्यान से देखो, ठीक है, कुछ आपके लिए स्पेशल है। ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट एक मतलब अपवाद में होता है ना कोई, तो ग्रेफाइट एक अधातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अब सेकंड क्या है, धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। धात्विक चालक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, तो इसको नोट करके लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं विद्युत अपघटनी चालक क्या होती है। विद्युत अपघटनी चालक क्या होती है, तो वे पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक का मतलब ऐसे ही पता चल रहा है, अपघटन का मतलब, जो अपघटनी है ना, इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है, ऐसे ही समझो। अपघटन का मतलब क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। तो वे पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे NaCl है, टूट गया, क्या बना हमारे Na+ और Cl-। इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाओ, और एक बार एग्जाम देने से पहले फिर से लेक्चर देख लेना, जिससे आपका और क्लियर हो जाए, या नोट्स खुद का बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या है हमारा विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। विद्युत अपघटनी स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व क्या होता है। विद्युत अपघटनी का मतलब यहाँ समझ लो, यहाँ भी कोई चीज़ टूट रहा होगा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, मतलब गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अब विलयन में जो उपस्थित आयनों के कारण, मतलब विलयन में पहले से उपस्थित हमारा आयन, उसकी वजह से क्या हो जाता है, विद्युत के चालकत्वों को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हो, ये हमारा क्या है, NaCl है, जिसमें Na+ और Cl- है, ठीक है। तो इधर आपको प्लस आयन दिख रहा होगा, इधर आपको माइनस आयन दिख रहा होगा। और जो NaCl है, जब टूटता है तो क्या बन जाता है, Na+ और Cl-। इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सब नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या क्या है हमारा। चलो साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुल मूल अवधारणाएं, चलो देखते हैं हम सब। विद्युत चालकता, अब विद्युत चालकता को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। पहले नोट कर लो, 1 नंबर में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, या तो आपके प्री बोर्ड में है या तो आपके बोर्ड एग्जाम में है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लो इसको। अब इसको किससे दर्शाते हैं, विद्युत चालकता को C से दर्शाते हैं, और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, R के, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विद्युत चालकता होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रम होता है, ठीक है,
व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम सब? विद्युत चालकता कहते हैं, जिसको विद्युत चालकता को C से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को R से। तो हमारा C बराबर 1/R हो गया हमारा। अब इसके बाद जो आप सब देखोगे कि जो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, आप सबको यहाँ पर ये हेडिंग दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? R बराबर V/I है। अब R बराबर V/I कैसा है? देखो, R बराबर V/I ओम के नियम से आया, ठीक है। तो R के जगह पे हम सब क्या रखेंगे? V/I रखेंगे। अब जब R के जगह पे V/I रखेंगे तो I ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? C बराबर, नोट करो, I/V। अब इसका मात्रा क्या है? 1/ओम। और जब ओम को जब अपोजिट करोगे तो इनवर्स, मतलब प्रति ओम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का रहे, ये ओम का चिन्ह है, और अगर इस टाइप का रहे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रति ओम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? प्रति ओम। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो। विशिष्ट चालकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा। सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन अभी निकल के आ रहे, 1-1, 2-2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको स्किप मत करो। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या है। विशिष्ट चालकता भी उसी टाइप का है, इसको रो से डिनोट करते हैं। अब रो ऐसे बनता है P टाइप से, इसको क्या बोलते हैं? रो। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसको K से डिनोट करते हैं। विशिष्ट चालकता को किससे डिनोट करते हैं? K से। और रो का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, मतलब जिसे जो K बराबर क्या होता है हमारा? 1/रो। इसी को बोलते हैं K, जो है रो का क्या है? व्युत्क्रम है, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद जिसको कपा भी बोलते हैं, इसको कपा से मतलब K से इसको डिनोट करते हैं। विशिष्ट चालकता के बराबर क्या होता है? 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। रो को यानी क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब रो K बराबर हमारा 1/रो। अब रो बराबर क्या होता है हमारा? यहाँ पर देख सकते हो, R × A/L, जहाँ पर R हमारा क्या हो जाता है? प्रतिरोध हो जाता है। A क्या है हमारा? इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। और C क्या है हमारा? चालकता। बस यही है और कुछ नहीं है। अब मात्रक इसका देख सकते हो, मात्रक खुद से निकाल सकते हो। अगर मात्रक निकालने नहीं आता, जिन बच्चों ने क्लास 11 में अच्छे से मात्रक का चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, उन्हें तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो मात्रक क्या होता है? 1/ओम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बचता है हमारा? ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति, ठीक है। या इसको साइमन प्रति सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रति सेंटीमीटर या प्रति ओम बोल सकते हो। ये प्रति ओम, प्रति सेंटीमीटर, और या कह सकते हो इसको साइम प्रति सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम सब। मोलर चालकता, चलो मोलर चालकता आ ही गया हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाओ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलर चालकता क्या होते हैं? इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल एम से। इसको क्या बोलते हैं? डेल, ठीक है। इसको डेल बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एम, डेल एम, ठीक है। तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा जो उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या बोलते हैं? मोलर चालकता, यानी डेल एम बोलते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई निश्चित आयतन है जिसमें उपस्थित है हमारा 1 मोल। अब 1 मोल में जो हमारा उपलब्ध कराए गए आयन होते हैं, मतलब आयनों की चालकता, वही हमारा क्या कहलाता है? मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब ऐसे ही समझो कि कोई आयतन है जिसके, मतलब कुछ भी चीज़ है जिसमें कोई मोल होगा, और मोल में जितनी भी चालकता होंगी उसको क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। ऐसे खुद के भाषा में याद कर सकते हो तो उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन भूलना पक्का है, क्योंकि बहुत इंसान भूल जाता है, हम खुद भूल जाते हैं डिफिनेशन, इसलिए खुद के भाषा में याद करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोलर चालकता, डेल एम और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो डेल एम बराबर क्या हो जाता है हमारा? K × 1000/C, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? K × 1000/m। अब जहाँ पर हमारा CIM बिलियन की मोलर सांद्रता है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल तथा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। नोट करो और आगे बढ़ते रहो। तुल्यांकी चालकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते रहो, चलते रहो, सॉरी पढ़ते रहो। तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है? ठीक है, तो इसको किससे दर्शाते हैं? डेल EQ से दर्शाते हैं, ठीक है।
ई क्यू से क्यों, क्योंकि तुल्यांकी का इंग्लिश होता है इक्विवेलेंट, इसलिए इसका ई क्यू इसमें लग जाता है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका क्या बोलते हैं, मतलब कोई विद्युत अपघट्य है उसमें एक तुल्यांकी जो भार होगा उसके चालकत्व को, मतलब उसके चालकत्व को ही क्या बोलेंगे हम सब, डेल ई क्यू। ओके, तो डेल ई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के इंटू 1000/n। अब जहाँ पर हमारा जो भी इक्विवेलेंट है 1 ग्राम तुल्यांक वाले बिलियन का आयतन, बस और कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको विस्तार लगाओ और नोट करो। पहला हमारा अंतर आयनिक आकर्षण, जिसमें आयनिक आकर्षण जैसे कि यदि आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है, जैसे प्लस और माइनस रहे, तो इसमें आकर्षण जब होता है तो विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता बढ़ जाती है। डायग्राम में समझो और एग्जाम में डायग्राम जरूर बना के आना, छोड़ना मत। नंबर अगर पूरे चाहिए, केमिस्ट्री में अधिकतर नंबर उसमें कटता है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर कटता है, तो उसका भी हम सब कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल नोट्स के द्वारा। तो आप सब टेंशन मत लेना, जस्ट इनऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद हम सब तुरंत पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, इसको भी हेडिंग डालो, क्या होता है, हेडिंग मत डालो, स्टार लगाओ। ठीक है, तो क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तनुता बढ़ाने पर, कोई विद्युत अपघट्य उसकी विलयन की अगर आप सब तनुता बढ़ा दोगे, मतलब पतला होता है तो जब उसको गाढ़ा करोगे तो एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। जब तनुता बढ़ती है तो जो हमारा आयन क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता का भी, मतलब जो विशिष्ट चालकता है जिसको शायद सी से डिनोट करते हैं, वो भी घट जाता है। चलो नेक्स्ट, मोलर तथा तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव। तो विशिष्ट चालकता को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसका मान तनुता के साथ घटता है, मतलब जो के है उसका मान जब तनुता के साथ घटता है, किंतु विशिष्ट चालकता में कमी की तुलना में आयतन भी की क्या हो जाती है, मतलब आयतन बढ़ जाता है। के साथ तनुता घटता है और जब आयतन बढ़ जाता है तो आयतन की वृद्धि होने के कारण मोलर तथा तुल्यांकी चालकता के क्या मान बढ़ जाते हैं। ठीक, चलो हो गया ये भी। कोलराउस ने, बस यही क्वेश्चन तो आना बाकी है, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, प्री बोर्ड हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली क्यों ना हुआ हो, क्वेश्चन आया ही आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के मामले में। सॉरी, कोलराउस का नियम हम सब पढ़ रहे थे, मुझे पता नहीं था कि वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो बंद है। तो एक बार फिर से हम सब कोलराउस का नियम देख लेते हैं। तो जो कोलराउस का नियम है, अनंत अनंत, जो हमारे डेल इन्फानाइट है, ई क्यू है, वो जैसे इसको क्या बोलते हैं हम सब, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, अब जो तुल्यांकी चालकता होता है, तुल्यांकी मतलब धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ तक टिक लगाओ। ठीक है, या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हो कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता, यानी डेल इन्फिनिटियम धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ओके, जहाँ पर यन हमारा क्या होता है, धनायनों की संख्या, और यन क्या होता है, ऋणायनों की संख्या। इसे कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अधिगमन का सिद्धांत कहते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा 3 नंबर में, तो इसको नोट करके रख लो। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा विद्युत अपघट्य, ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन का मतलब टूटना होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा किसी विद्युत अपघट्य के गलित या जलीय विलयन को में विघटित कर देता है। मतलब विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को गलित या जलीय विलयन में जब विघटित, मतलब अपघटित कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत का अपघटन कहते हैं। इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर होता है। मतलब जो हमारा कैथोड है उस पर प्लस होता है और एनोड पर क्या होता है, माइनस होता है। अभी आप सब इसके बारे में, एनोड और कैथोड के बारे में विस्तार में अभी आप सब पढ़ोगे, कुछ देर में इसी चैप्टर में पढ़ोगे, डोंट वरी। विद्युत अपघट्य का प्रभाव कैसे कैसे होता है, तो यदि किसी
बिलियन में दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो, मतलब कोई बिलियन है उसमें दो या दो से अधिक प्लस या माइनस उपस्थित हो, तो उस बिलियन का विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन मुक्त होता है। पहले इसको इरेज कर लो, यहाँ तक समझ लिए, ठीक है। मतलब कोई बिलियन है समझो, और जिसमें दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो, उन बिलियन का विद्युत अपघटन करने पर, मतलब उस बिलियन को जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसमें केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, अन्य आयन नहीं मुक्त होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जिन आयन की आक्सीकरण शक्ति प्रबल होती है, अर्थात जिसका विद्युत वाहक बल यानी ई का मान उच्च होता है, ई का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वही पहले कैथोड पर मुक्त, मतलब वही कैथोड पर क्या होगा, पहले मुक्त होगा, मतलब जिसके पास शक्ति ज़्यादा होगी वो कैथोड पर मुक्त होगा। कैथोड पर मुक्त होने वाले धनायनों का क्रम निम्न है: पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। इसी टाइप का फेरस, हाइड्रोजन, CuAg, सोना, चांदी, यही सब है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही ऋणायन मुक्त होता है जिसकी अपकारक शक्ति क्या होती है, प्रबल होती है। मतलब समझ रहे हो ना, शक्ति होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा है अर्थात, मतलब जिसका ई नॉट, इसको क्या बोलते हैं, अगर इस टाइप का रहे तो इसको क्या बोलते हैं, ई नॉट, इसको क्या बोलते हैं, नॉट, ठीक है, ध्यान रखना। तो जिसके अर्थात जिसकी ई नॉट का मान कम हो उसको ऋणायनों में मुक्त होने का क्रम निम्नलिखित है: ESO4, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। विद्युत अपघटन का उपयोग, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण क्या होता है, जैसे लोहे का जंग लगना, जैसे लोहा अगर बाहर है, पानी आ रहा है, ऑक्सीजन की नमी की वजह से उसमें जब जंग लग जाता है तो उससे बचाने के लिए। भारी जल O2O, ठीक है, के निर्माण में, जल के विद्युत अपघटन से ES2 गैस निर्माण में, विद्युत लेपन में, कम क्रियाशील धातु जैसे Au सोना, Cu कॉपर, Pb से के शोधन में। ओके, चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रोड का अर्थ सेल, ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लो, ठीक है। ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार से नोट करो कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी धातु की प्लेट, छड़, मतलब प्लेट की या छड़ बोलो, ठीक है, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, मतलब कोई किसी धातु का प्लेट, मान लो कोई धातु का प्लेट या छड़ मान लो, ठीक है। अब उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रख दिया जाए, उसी छड़ को उसी के धातु के लवण के जलीय विलयन में जब रख दिया जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्रकार को क्या बोलते हैं, धातु प्लेट, छल या इलेक्ट्रोड कहलाती है। ये कोई भी अभिक्रिया होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अर्ध से, तो पूर्ण रूप से नहीं होती है। जैसे एनोड है, जैसे इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड प्लस, कैथोड माइनस। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जिस पर अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एनोड और कैथोड समझ में आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट लो। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोड विभव, ए भी स्टार लगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में चलिए आइए विस्तार से जानते हैं। जब धातु की छड़ को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में जब रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। किसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष जब ऋणावेशित या धनावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ एवं इसके विलयन के मध्य जो विभवांतर क्या हो जाए, एक विभवांतर जब उत्पन्न होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, जिसको ई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव निम्न कार्यों पर निर्भर करता है। पहला विलयन की सांद्रता पर, ताप तथा दाब पर, तीसरा क्या है हमारा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, चौथा क्या है हमारा, धातु की प्रकृति पर। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम सब, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि अर्धशेल अभिक्रिया में युक्त, मतलब प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता कितना हो, 1 मोल, तापमान 25 अंश सेल्सियस हो और दाब 1 वायुमंडल हो और
मतलब एक वायुमंडल यानी मानक परिस्थितियाँ हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जो इलेक्ट्रोड विभव को ही क्या बोलते हैं हम सब, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब उसमें कुछ कुछ हमारा है, जैसे होता है ना, जैसे कोई यहीं पर शर्तें रखी जाती हैं, तो यहीं पर इसमें शर्त है इलेक्ट्रोड विभव में। पहले तो क्या क्या हो हमारा, अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त आयनों की सांद्रता 1 m हो, तापमान 25 अंश सेल्सियस हो, दाब 1 वायुमंडलीय हो। 3 शर्त अगर होगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम सब, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको ई नॉट से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं। अब इसके बाद है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो, ठीक है। तो पहला देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा पीटी का एक आपको प्लेट दिख रहा होगा प्लेटिनम का, ठीक है। अब इसमें HCl का विलयन है वो, और इसमें क्या होता है, जो पीटी के तार है, ठीक है। अभी कांच की नली है, यहाँ पर दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पर S2 दिख रहा होगा, और जो एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा होगा। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड और उसमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ही हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इसका संरचना, आपने संरचना देख लिया, ठीक है। अब संरचना कैसे कैसे बनना है इसको देख लो। आपने संरचना भी देखा कि एक पात्र में एक HCl का विलयन भरते हैं, अब जिसकी सांद्रता हमारा 1 मोल और ताप 25 अंश सेल्सियस होता है। इस विलयन में एक कांच की नली होती है, जो आपने देखा कांच की नली, जो पीटी की तार में एक पीटी की प्लेट लटकी रहती है, कांच की नली में एक एटमॉस्फेयर दाब पर S2 क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यही है हमारा, जिसमें HCl का विलयन है, कांच की नली है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम सब। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं, इसकी कार्यविधि क्या क्या है, इसके कार्यविधि पर थोड़ा सा टिप्पणी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है। कार्यविधि, तो जिस इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उससे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी जो हमारा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रख कर दोनों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर की माप को ही क्या दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। नोट, इसको ध्यान रखो, नोट क्या है हमारा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या हो जाता है, 0 होता है। चलो अब सेल का विद्युत वाहक बल EMF, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो इस फार्मूले को आप सब नोट करके रखना। अब इस फार्मूले को नोट करके क्या रखना है कि जैसे आपको एग्जाम में दे देगा एक E नॉट कैथोड, E एनोड, 2 के बारे में दे देगा और आपसे EMF पूछ लेगा, या तो आपको EMF दे देगा, मतलब तीनों में से कोई 2 चीज़ आपको देगा और एक चीज़ आपको निकालना रहेगा, वो भी बिल्कुल सिंपल फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टिटीमा नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल EMF 2 अर्धशेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड में अंतर को क्या बोलते हैं हम सब, सेल का विद्युत मतलब 2 अर्धशेल अभिक्रिया, उसमें इलेक्ट्रोड विभव का जब अंतर या उसमें जब डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम सब, सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF बोलते हैं या सेल विभव बोलते हैं, ठीक है। तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल E नॉट से कहते हैं, मतलब इसको E नॉट से दिखाते हैं। तो E नॉट बराबर क्या हो जाता है हमारा, E नॉट कैथोड। इस फार्मूले को नोट कर लो, क्योंकि इस पर अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको वो करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें न्यूमेरिकल आता तो है, बट आपको इसमें आपको एक मिल भी जा सकता है, उसमें डिफिनेशन भी एक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो इस फार्मूले को, क्योंकि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। अब इसके बाद निर्णय समीकरण। निर्णय समीकरण सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि बहुत आसान है और समझ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तो निर्णय समीकरण क्या होता है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण में जब उसमें दोनों में रिलेशन दिखाने के लिए किस समीकरण का यूज किया जाता है, निर्णय समीकरण का यूज किया जाता है। मतलब एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक का ही नाम है हमारा निर्णय
के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड यम प्रति यम यन प्लस के विभव ई, मात्रक इलेक्ट्रोड ई नॉट और बिलियन के धातु आयनों की सांद्रता यम एन प्लस को निम्नलिखित तरीके से संबंध दर्शाया जाता है। जैसे इस फार्मूले को याद कर लो, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे आया, अब इसके बारे में टिप्पणी करते हैं। फिलहाल वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी उसको देख लेते हैं हम सब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे ध्यान दे दो, ठीक है। एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को नोट कर लो। अब ये फार्मूला कैसे आता है उसके बारे में देखेंगे। ई नॉट माइनस 2.33 RT बटे एन एफ लॉग 10 1 बटे एम एन प्लस, यह फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले को याद कर लो। अब इसके बाद क्या करना है, जहाँ पर आर हमारा क्या है, गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर तापमान है, एफ क्या है हमारा, फैराडे नियतांक है, जहाँ पर 1 F बराबर कितना हो जाएगा हमारा 96500 कूलाम प्रति मोल। यन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यम एन प्लस क्या है, बिलियन में धातु आयनों की सांद्रता। जैसे अगर इस पर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको यम एन प्लस यहाँ का क्वेश्चन दिया रहेगा और ई नॉट बराबर दिया रहेगा, और यन एफ अगर नहीं दिया रहेगा तो एफ आप सब ऐसे निकाल सकते हो। तो इस पर क्या हो जाता है हमारा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ई सेल बराबर माइनस ई नॉट सेल, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ठीक है। ई नॉट सेल माइनस इसका मान कितना है हमारा 2.33, ठीक है, 33 RT बटे एन एफ लॉग 10 क्यू, वही लॉग 10। इसके बाद हमारा क्या है, हमारा क्यू बराबर क्या है हमारा P बटे है। अब इसको कैसे, इस फॉर्मूला कैसा है उसके बारे में चलिए आइए डिटेल में जानते हैं। अगर एग्जाम में 5 नंबर का पूछे तो इतना डिटेल में कर देना, 3 नंबर का पूछे तो उतना ही पर छोड़ देना, ठीक है। चलो वैसे इसको कर लेना क्योंकि आता है ये भी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नर्डर समीकरण का निगमन उष्मागतिकी से, जहाँ पर जो डेल जी है इसको क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और डेल जी नॉट को क्या बोल देंगे, आगे हमारा मानक लग जाएगा, क्योंकि जब नॉट लगेगा तो आगे मानक ऐसे ही लग जाता है। जहाँ पर हमारा गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है, मतलब डेल जी बराबर क्या होता है हमारा, डेल जी नॉट प्लस RT लॉग ई क्यू, समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1। जहाँ पर डेल जी बराबर क्या होता है हमारा माइनस एन एफ ई से, और डेल जी नॉट बराबर हमारा क्या होता है, इसको नोट करके रखे रहो, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब समीकरण 1 में जब सारे मान को रख दोगे, अब जब सारे मान को जब रखने पर क्या होता है कि एन एफ से एन एफ कट जाता है, जो जो कटता है वो कट पिट कर दो, लास्ट हमारा क्या बचता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल RT लॉग ई क्यू बटे एन एफ। अब जहाँ पर लॉग ई एक्स का मान कितना होता है आप सब देख सकते हो कैलकुलेटर से, या तो ऐसे याद कर लो मान 2.303 लॉग 10x, तो वही मान को जब रखेंगे तो ये हमारा मान आता है। कौन सा मान आता है, जो भी आप सब ने देखा, ज़्यादा सिंपल है, बस क्या करना है, गिब्स ऊर्जा निकालना है। अब गिब्स ऊर्जा के 2 फॉर्मूले, डेल जी बराबर क्या होता है और डेल जी नॉट बराबर क्या होता है, बस वही निकालना है। अब जहाँ पर आर का मान कितना होता है 8.314 जूल प्रति के और प्रति मोल, ठीक है। अब टी का मान कितना होता है, हम हमेशा टेम्परेचर कितना लेंगे 298 केल्विन, और 1 फराडे बराबर वही 96500 कूलाम प्रति मोल। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब। अब वही ई सेल बराबर ई नॉट सेल, उसका मान जब सब चीज़ का मान आप सब रख दोगे यहाँ पर आर का मान रख दोगे आप, फिर टी का मान रख दोगे यहाँ पर, एन और एफ का मान रख दोगे, तो हमारा ई नॉट सेल बराबर कितना आ जाता है, ई सेल बराबर हमारा कितना आता है, जब सबको हल करोगे तो क्या आ जाता है हमारा 0.0591 बटे एन लॉग 10 क्यू। यही हमारा नैनर समीकरण है। अब क्यू क्या हो जाता है हमारा, आयनिक उत्पाद बट्टे आयनिक अभिकारक। ये जो कि आपको क्वेश्चन में ए दोनों चीज़ दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, ई सेल दिया रहेगा, एक निकालना होगा, ठीक है। इस चैप्टर से उतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा। विद्युत रासायनिक सेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा। देखो कोलराउस का नियम, विद्युत चालकता और नैनर समीकरण तीनों, और विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। एग्जाम में फिक्स है सब, 100% फिक्स है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा एक दूसरे से
अंतः परिवर्तन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सब, मतलब ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर विद्युत और रासायनिक सेल को, मतलब दो सेल, मतलब इसको ये दो प्रकार की होती है समझो, ठीक है, या दो भागों में इसे बांटा गया है। जैसे पहला है हमारा विद्युत अपघटनी से। अब विद्युत अपघटनी का मतलब टूटना समझ लो, ठीक है। तो इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत ऊर्जा से हम सब रासायनिक ऊर्जा जब उत्पन्न करते हैं तो इनके जो बाह्य विद्युत धारा की सहायता से असतः रिडॉक्स अभिक्रिया क्या करती है, संपन्न कराती है, जैसे लेड अम्ल बैटरी, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या होता है। तो चलिए इस पर टिप्पणी करते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, पहले तो रासायनिक सेल पूछेगा। रासायनिक सेल में दो भाग होते हैं हमारे। अब दो भाग कौन कौन होते हैं, तो पहला में आपको लिखना है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा में क्या लिखना है आपको, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब उसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा था। इसके फर्स्ट भाग में, सेकंड भाग में जस्ट अपोजिट होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक, कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके बाद क्या है, इनके सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उदाहरण इसका क्या है, डेनियल सेल। जैसे डेनियल सेल है हमारा, यहाँ पर हमारा जिंक JDnSO4 है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। अब दोनों का विलयन है। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हो एक ब्रिज लगाया गया है, सॉल्ट ब्रिज। एक कॉपर है हमारा, जिंक है हमारा। तो डेनियल सेल एक वोल्टेज सेल है। इस सेल में दो प्रकार के विलयन होते हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विलयनों को लवर सेतु द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, बैटरियों के प्रकार, सेल के प्रकार। तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जैसे इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं केवल एक बार होती है, मतलब इसको सिर्फ एक बार चार्ज किया जा सकता है और कुछ समय बाद सेल मतलब ख़त्म हो जाती है। जैसे जो आपका टॉर्च होता है ना, ठीक है, शुष्क अथवा लाइक लांसर सेल उसी टाइप का है। जैसे आपका बैटरी होता है ना, प्राथमिक बैटरी, जैसे आपका टॉर्च का हो गया, टॉर्च का जो बैटरी होता है एक बार यूज होता है, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। और एक सेकेंडरी बैटरी होता है जो जैसे मोबाइल हो गया आपका, मतलब उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो उसी टाइप का ए भी है। जैसे इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्क्रमित हो जाती है, मतलब इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। अर्थात इन मोलों को, ठीक है, इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब फिर से इसको, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल को आप फिर से चार्ज करो तो मोबाइल फिर से चार्ज तो होना ही स्टार्ट हो जाता है। तो रोज का काम है, पर डे का, ठीक है। तो इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। 100% चार्ज हो गया तो इसमें विद्युत ऊर्जा संचित हो गया। अतः इन सेलों को संग्रह सेल भी कहते हैं। मतलब संग्रह मतलब विद्युत जब उसमें जब संचित हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, संग्रह। क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो, जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे टमाटर का है, ठीक है, तो टमाटर का फैक्ट्री है तो उसमें टमाटर बहुत सारे होंगे तो उसको टमाटर का संग्रह ऐसे कहा जा सकते हो। एग्जाम्पल में शीशा, संचायक सेल आदि। इसको दैनिक जीवन में जोड़ के आप सब कर सकते हो। जैसे बैटरी होता है ना हमारा, उसी टाइप का है। अब विद्युत रासायनिक सेल, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको रख लो 5 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इतना ध्यान रखना। या 2 नंबर में, 1, 3, 5, 7, 4 नंबर में कोई एक तो जरूर पूछेगा इसमें से। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी। श्रेणी का मतलब समझ लो क्रम में, ठीक है, क्रम में। जैसे यहाँ पर जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोडो विभव के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे LiK, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Cr, फेरस, CO, Ni, SN, PbH, Cu, Ag, उसके हिसाब से रखा गया है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो श्रेणी के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन की क्षमता बढ़ती है। विद्युत रासायनिक सेल में, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है उस सब, मतलब जिसमें E0 सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अतः वह सबसे अच्छा अपचायक होता है जो सबसे ऊपर होता है। जैसे Li सबसे पहले ऊपर था, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें E0 सबसे अधिक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी क्षमता अधिक बढ़ जाती है। जैसे F2। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ध्यान रखना, जोड़ने पर जिन
इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होता है, उनमें E0 ऋणात्मक होते हैं तथा उन्हें S2 से ऊपर रखा जाता है, परंतु जो इसका अपमानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होता है उसका E0 क्या होता है, धनात्मक होता है। जिसमें जुड़ने पर निम्न होता है वो क्या हो जाता है हमारा ऋणायन, और जो अपचयन होता है उसमें क्या होता है हमारा धनात्मक। ऑक्सीकरण में हमेशा ऋणायन मतलब E0 ऋणात्मक होगा और अपचयन में E0 क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक। उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में S2 को नीचे रखा गया है। एक बार देख सकते हो इस रासायनिक से इसको श्रेणी को याद कर लेना, ठीक है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग एग्जाम में सारे लिखने, क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 5 नंबर में। ओके, तो पहला है हमारा धातुओं के क्रियाशीलता की तुलना में, मतलब जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है अर्थात जिसका E0 जितना कम होता है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील होता है, वह प्रबल उपचायक होती है। जैसे Li सबसे प्रबल, इसके बाद K प्रबल, इसके बाद Ba, इसके बाद Ca कैल्शियम, ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम Mg, इसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। S2 से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्ल में से S2 की मतलब अम्ल में से S2 को विस्थापित कर देता है, क्योंकि वे S2 से अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सब देख रहे होगे एक समीकरण, एक इक्वेशन दिया गया है, एग्जाम में लिखना मत भूलना, यही सब में नंबर मिलता है आपको। लिखने पर नंबर मिले चाहे मत मिले, अगर आपने सही तरीके से इसका अगर आपने दिखा दिया रिएक्शन तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपको एग्जाम्पल में लिखना ही लिखना है रिएक्शन अगर हो तब, ठीक है। तो हमारा सोडियम है 2 2HOS, तो NaOH हमारा बच जाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है विस्थापित हो जा रहा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर या जिसमें E0 बहुत कम होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, सेम डिटो भी आपने पढ़ा, ठीक है। अब हम सब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 रासायनिक बलगीति में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे पहले जो चैप्टर 3 पढ़े हम सब, ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 2। अगर आप जिन बच्चों के सिलेबस में चैप्टर 1 है, ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चैप्टर 1 से हमारा 60 की दोष लिख लो, ठीक है। 60 की दोष, फ्रेंकल दोष, इस टाइप का 60 की दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष, ये 3 दोष आएंगे ही आएंगे। और सेकंड चैप्टर से हमारा जो मोलरता है, ठीक है, मोलरता का डिफिनेशन के साथ साथ आपको आ जाएगा न्यूमेरिकल इस पे, ठीक है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट है हमारा मोल प्रभाज, सेकंड चैप्टर का है, ठीक है। मोल प्रभाज आएगा ही आएगा, इसका डिफिनेशन 3 नंबर का, और न्यूमेरिकल भी साथ में आ सकता है अगर 7 नंबर में पूछे तब। इसके बाद हमारा आ सकता है आपका प्रासरण दाब, एक तो प्रासरण दाब पूछा जा सकता है, और एक पूछ देगा आपसे असंतृप्त और संतृप्त विलयन, संतृप्त और एक तो असंतृप्त विलयन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे। और चैप्टर जो 3 से हमारा एक कोलराउस का नियम, कोलराउस 3 क्वेश्चन बता रहे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, कोलराउस का नियम पहला, दूसरा हमारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी पढ़े जस्ट अभी डिट्टो, और तीसरा क्वेश्चन निर्णय समीकरण आएगा ही आएगा। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना जो लॉन्ग है, ठीक है, मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन है 3+, 5+, 7 नंबर में आ सकते हैं। और 1 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध, इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो और चैप्टर 4, अब चैप्टर 4 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया, आणविकता, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, तो वही सब क्वेश्चन हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसमें पेंसिल काम करता नहीं है उतना अच्छे से, इसलिए लिखा नहीं पा रहा है, तो आप सब घबराना मत, सारे क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, जाके पढ़ सकते हो। रासायनिक बलगीति क्या होती है? रासायनिक बलगीति मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं का दर और उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगीति। चैप्टर जाने से पहले चैप्टर के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो वेग के आधार पर तीव्र अभिक्रिया, तो तीव्र अभिक्रिया मतलब कोई भी रिएक्शन बहुत स्पीड में होगी, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया 1 सेकेंड से भी कम
समय में पूर्ण हो जाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र का मतलब बहुत जल्दी, फास्ट, ऐसे समझो ना, फास्ट रिएक्शन। तो अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात किया नहीं जा सकता है। आयनिक NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 अलग और SgClO अलग, ठीक है। अब अति मंद अभिक्रिया मतलब कोई भी अभिक्रिया जो धीरे धीरे स्लोली पूर्ण हो, उसको मतलब महीनों लगा देते हैं, महीनों व वर्षों में भी अभिक्रिया, मतलब कोई भी अभिक्रिया जिनमें कुछ महीनों व वर्षों में भी अभिक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती है, अर्थात कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, जिससे अति मंद अभिक्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहा होता है उसको छोड़ दो, बारिश आती रहती है, धीरे धीरे जंग लगते रहता है, उसी टाइप का है, ठीक है। अब मंद अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है, उसको मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आणविक अभिक्रिया 2s2O2, तो H2 हमारा अलग, O2 अलग, ठीक है। इस अध्याय में पूर्ण रूप से मंद अभिक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाएगा। जो धीरे मतलब मंद अभिक्रिया मतलब जो कुछ मिनट, कुछ घंटा, कुछ टाइम लगा ले, ठीक है। अब इसके बाद अभिक्रिया की दर या वेग, स्टार लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एकांक समय में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा, स्टार लगा लो, ठीक है, पहले से। तो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, कोई भी अभिकारक, जैसे कोई भी रिएक्शन, जब रिएक्शन करने से पहले जैसे हमारा H2+O हमारा क्या बन जाता है, H2O, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अभिकारक, और ये हमारा हो जाता है उत्पाद। जैसे क्लास 10 में अगर आपने पढ़ा होगा साइंस का बुक चैप्टर 1 में, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है, उसमें जो रासायनिक समीकरण एक टॉपिक है, उसमें ये हमारा बताया गया है कि अभिकारक और उत्पाद में जो हमारा संख्यात्मक जो मान रहती है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो उसी टाइप का अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक किसको बोलते हैं, नहीं आ रहा होगा तो समझ लो जो रिएक्शन से पहले, जैसे ये H2+O हो गया हमारा, और यही हमारा H2O जब जल बन जाता है, ठीक है, तो इसका मान 2 रख सकते हो, यहाँ भी 2 रख सकते हो। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जो इसके, छोड़ो रहने दो, टॉपिक से बाहर बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया किसको अभिकारक बोलते हैं और किसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले चेंज, मतलब उसमें वो परिवर्तन जब होता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभिकारक बट्टे उत्पाद, मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, जहाँ पर डेल सी, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल सी सांद्रता में परिवर्तन, डेल टी समय में परिवर्तन या समय अंतराल, ठीक है। चलो इसको स्टार लगाओ, नोट करो। औसत दर या वेग, इसको भी स्टार लगाओ, ये भी आ सकता है, शायद आ सकता है, फिर भी लगा लो, मतलब चांस नहीं है, फिर भी आ सकता है, जिस हिसाब से वेग, औसत दर, क्योंकि जिस हिसाब से पूछता है, ठीक है। 2022 में अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गए थे, फिजिक्स में आए थे, केमिस्ट्री में ठीक ठाक था सब। औसत दर या वेग किसी निश्चित समय अंतराल, मतलब समय अंतराल dt, जहाँ पर डेल लग गया समझ लो कि वहाँ पर कोई डिफरेंस होगा, इसीलिए बोलते हैं उसको डेल टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल ई के दर की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम सब, वेग या दर, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, हमारा पाई से बनाया गया, ठीक है। तो पाई एवरेज, ए भी क्या है हमारा, एवरेज है, ठीक है, औसत दर जिसको बोलते हैं। तो आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर बराबर -R2 - R1, पी के लिए वही हो जाएगा P2 - P2। अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए, तो अभिकारक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में लग जाएगा हमारा माइनस डेल आर बटे डेल टी, अब यहाँ पर डेल पी बटे डेल टी। तो फिलहाल आप सब इतना ध्यान मत दो, फिलहाल उसके डिफिनेशन पे बस ध्यान दो और कुछ नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ आता है, ताछड़ी वेग लगा लो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 100% चांस है क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, मतलब कोई कांस्टेंट, मतलब कोई भी निश्चित समय रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट टाइम है, उसमें अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वही तात्क्षणिक वेग या दर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर पाई बराबर DC प्लस माइनस DC और DT, ठीक है। तो अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा, -DR बटे DT, और मतलब DT जो हिसाब से लिखा हुआ है, अवकलन का नाम सुना है आपने, या डिफ्रेंसिएशन, वही होगा इसमें भी, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक क्या क्या है हमारा, फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लो, डिफिनेशन लिख देना। तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिख देना कुछ, A + B हमारा R और C + D हमारा P हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद हमारा क्या है, अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला तो है कि एक अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा क्या है हमारा ताप का प्रभाव। अब इसके बाद हमारा उत्प्रेरक, दाब का प्रभाव, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव, माध्यम की प्रकृति। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग नियम, इसको स्टार लगा, ठीक है। अभी हम सब वन शॉट रखें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का, बाकी आप सब नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अभिक्रियाओं का वेग का नियम, तो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध मतलब स्थापित करने वाले समीकरण को ही क्या बोल सकते हैं हम सब, अभिक्रिया या वेग नियम। मतलब जिसमें वेग और अभिक्रिया की सांद्रता में जब रिलेशन दिखाया जाता है तो उसको क्या बताया जाता है, अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहलाती है। इसे वेग नियम या समीकरण भी कहते हैं, जिसको अभिक्रिया अल्फा ए मतलब स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस पी मतलब ए बी कैपिटल बी और स्मॉल बी है, ठीक है, इक्वल उत्पाद। तो वेग हमारा समानुपाती होता है ए एक्स बी वाई का, और जो हमारा पाई वेग को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो के लगता है, के क्या है मतलब कोई कांस्टेंट लगता है या स्थिरांक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वेग स्थिरांक बोलेंगे, तो पाई बराबर वेग स्थिरांक के, अभिकारकों की सांद्रता, और जहाँ एन क्या है हमारा अभिक्रियाओं की कोटि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ आ रहा है आर्हेनियस का नियम, 5 नंबर में फिक्स है, ठीक है। आर्हेनियस का नियम आएगा ही आएगा, शायद फिजिक्स में भी कुछ टाइप का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। देखो आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है, आईएमपी इसमें लिखा हुआ है, तो आप सब इसको भूलना मत। अभिक्रिया के वेग पर, कोई भी अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस नाम का एक साइंटिस्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी, जहाँ पर ए हमारा आर्हेनियस गुणांक, ई एक समय क्या हो जाएगा संक्रियण ऊर्जा, आर गैस नियतांक जिसका मान हमेशा याद रखना 8.314 जूल प्रति केल्विन, ठीक है, और प्रति मोल, और टी टेम्परेचर पर जिसको क्या बोलते हैं परमताप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए, तो इसको भी स्टार लगा लो। 3 नंबर में सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है कि इस क्रिया मतलब इस क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, और इसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। यह एक सैद्धांतिक मान होता है या एक प्रायोगिक मान होता है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लिखोगे इसका जस्ट अपोजिट लिख दोगे यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा एग्जाम में तो बता रहे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1 2 या 3 होती है, इसका पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार से हो सकता है। इसका मान सदैव धनात्मक हो सकता है, इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। अब छदम एक बल आता है, ठीक है, छदम, क्योंकि क्वेश्चन आया था 2022 में, इस ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्या ही बता, हाफ ईयरली में भी आया था, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था 2022 में। छदम बल एक ठो होता है और एक छदम या आभासी अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो वे अभिक्रिया जिनके मतलब जिनकी कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक हो, मतलब कोटि एक हो आणविकता मतलब एक से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं आभासी। आभासी का मतलब आभास करना, फील करना, समझ रहे हो ना, जिसको क्या बोलते हैं एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है या छदम अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एक अभिक्रिया अधिगम्य मतलब में होता है। जैसे यहाँ पर आप सब देख सकते हो CH3 COO C2H5 और H2O अधिक, मतलब ये कम हो गया, ये अधिक हो गया, तो हमारा क्या बड़ा आणविकता 2 और कोटि 1 है, ठीक है। अब कोटि जिसको निकालने नहीं आता है वो सब यूट्यूब का लेक्चर देख सकते हैं, या नहीं आता तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में कोटि और आणविकता के बारे में बता दिया जाएगा। अब प्रथम कोटि के लक्षण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, तो वेग नियम आर पाई बराबर क्या हो जाता है हमारा, या आर ही लिखा हुआ है, ठीक है, के आर, ठीक है, के आर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग n गुना हो जाता है। प्रारंभिक व अंतिम सांद्रता के बराबर, इसका क्या फार्मूला है हमारा 2.303 बटे टी log 10 आर ए बटे आर, या आर नॉट ई माइनस के टी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, हम सब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, ठीक है।
अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि एग्जाम में आती है, ठीक है, तो इसको टिक लगाओ। अभिक्रिया की दर, ठीक है, और समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता, पदों की घातों के योग, उस सभी की, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, उसके समीकरण में जो व्यक्त हमारा अभिकारक के सांद्रता, पदों की जो घातों का जो योग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। सेम अभी जो कुछ देर पहले हम सब पढ़े थे उसी टाइप का है कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी उत्पाद विवेक नियम के अनुसार आर बराबर क्या हो जाता है हमारा के ए एक्स बी वाई, जहाँ पर अभिक्रिया की कोटि हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जैसे एग्जाम्पल में समझो ये हमारा इसके घातों का योग, जैसे ए के घात में एक्स था, बी के घात में वाई था, अब इसका योग हमारा क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चारों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक हमारा चैप्टर बचता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, IUPAC के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में एक एक प्लस के 2 क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो आप सबका फिजिक्स का 1 शॉट जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लिंक पर दे दिया जाएगा, जाकर देख सकते हो। और हिंदी का, ठीक है, मतलब आपका PCM और उसमें बायो और हमारा इंग्लिश और मतलब जितना भी 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ED63 पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे नोट्स का फ़ायदा उठाओ, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पे मिल चुके हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके और IUPAC का लेक्चर लेके, ठीक है। थैंक यू।